नोट्स में निकालते हैं। नोट्स में आपने देखा होगा हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तक के, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड तक के वो सारे ट्रीटमेंट को हमने किया था। अब क्या लेके चल रहा हूँ आपके सामने, क्या ऑनलाइन में ये विजिबल है? देखिए ऋषित, अन्य, नोट्स विजिबल हैं? यस सर। यस सर। ठीक है जी। आ जाइए अब आप। डिविडेंड के बाद टैक्स का ट्रीटमेंट था। टैक्स के ट्रीटमेंट के बाद हमने बोला था प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट भी कर लिया था। अब आ जाइए जरा, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड, पेज नंबर 10 पे पहुंच जाइएगा। एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंटेंजिबल एसेट्स, एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंटेंजिबल एसेट्स, पेज नंबर 10 है। सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, देख लिया सभी ने? अच्छा, यहाँ लिखा आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इस पे लिखा नोट नंबर 2। और रिजर्व सरप्लस पे कितना लिखा है? नोट नंबर 1। सी आंसर। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखा है आपके पास? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू पिछले साल लॉस था, इस साल आपका प्रॉफिट हो गया। और गुडविल की वैल्यू कम हो चुकी है, कॉपीराइट की वैल्यू बढ़ चुकी है, पेटेंट की वैल्यू बढ़ चुकी है। एक एडजस्टमेंट दे रखा, पेटेंट अमोर्टाइज ड्यूरिंग द ईयर वर ₹20,000, हाउ द रिलेटेड आइटम्स विल बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आया 3 नंबर का आएगा। लेकिन क्योंकि थर्ड बुक जो आपकी है, इसमें जो वेटेज है 20 मार्क्स की है, इसमें तो 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है या 6 नंबर का। कैश फ्लो का क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है एक, और एक एक नंबर के दो, तो टोटल 20 में से 8 नंबर की वेटेज इसकी है। ठीक है जी। तो 8 नंबर में ऐसा छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनकर आएगा। ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि आप सैंपल पेपर ले लें, फिर दिखाओ। आई एम सजेस्टिंग यू ये 2 सैंपल पेपर अभी ले लें। इन दोनों को ले लेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी आपकी। इसके साथ एक सोल्यूशन बुकलेट भी मिली होगी। मिली थी? मिली होगी थी इसके साथ। यू कैन सी दिस बुक। एक सुभाष जी की किताब है, एक ये वाली खरीद लें, और एक ये वाली डीके गोल की। डीके गोली वाली ज्यादा आसान है और बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से, तो पहले इससे शुरुआत करें। काफी आसान है। ठीक है, और ये इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा है। और प्रैक्टिस, ये अगर दोनों प्रैक्टिस करते हैं तो आप यू विल इजीली क्रॉस 95। जो कंटेंट मैंने रिवाइज करने के लिए दिया, जो नोट्स वोट्स उनको रिलीजियसली पढ़िए, जो नॉलेज आपको दी वो, और ये दोनों किताबें अगर आप कर लेते हैं तो हो जाएगा आराम से। ठीक है। तो और देखिए एक और चीज है आपकी, आप इंडिविजुअली यहाँ पर आइए, मेरे से पेपर लीजिए, एक एक सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, जाते हुए चेक करा दीजिए। एट अ ग्लांस, इन अ लार्जर ग्रुप, वो क्लासरूम वाली फीलिंग, वो एग्जाम वाली फीलिंग, वो मैं दूंगा आपको अपने बनाए हुए पेपर से। है ना, मेरे बनाए हुए पेपर। तो अभी क्या करना है आपको? वार्म अप करना है। वार्म अप किससे करेंगे? पहले डीके गोयल के क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व सैम्पल पेपर करिए। आप यहाँ सॉल्व करिए उसको, बैठ के देखिए कौन कौन से आपके, फिर मैं देख लूंगा उसको, जो जो गलत हुए उनको देख लूंगा। एक नोटबुक बनाइए अपने पास, छोटी सी नोटबुक, टाइनी नोटबुक। लिखिए डीके गोयल सैम्पल पेपर 1, प्रॉब्लम एरिया, क्वेश्चन नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर ये गलत हुआ। है ना, प्रॉब्लम क्या थी, कितना टाइम लगता है? 10 मिनट नहीं लगेगा। फिर आपको पता चल गया। फिर क्या करेंगे, उस दिन घर जाएंगे, वो प्रॉब्लम एरिया को रिवाइज कर लेंगे, कंसेप्ट मेरे नोट से रिवाइज कर लेंगे। कर लिया रिवाइज? अगली बार जब सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने जाए, पहले उसको पढ़ लेना कि गलती क्या थी। इट विल बी देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि भाई ये गलती नहीं करनी है। बच्चे पता है क्या करते हैं? एक साथ 10 सैंपल पेपर करके आते हैं। अब हुआ क्या, 10 सैंपल पेपर आपने करा, और वही गलती 10 बार रिवाइज कर दी, मतलब रिपीट कर दी, तो कोई फायदा नहीं ना उस चीज का। एक पेपर करा, गलतियां पता करी, उन गलतियों को इम्प्रोवाइज करा, फिर दूसरा पेपर करा, फिर गलतियां निकलेंगी, फिर इम्प्रोवाइज करा। वेदर योर सिलेबस इज कंप्लीटेड, वेदर यू रिवाइज एवरीथिंग और नॉट, हार्डली मैटर। पेपर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि यू विल फाइंड वैरायटी ऑफ थिंग्स। आपको लगता होगा कि मुझे गुडविल तो आती है, पता चला सैम्पल पेपर में कोई क्वेश्चन आपको लग ही नहीं रहा। है ना। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने सैम्पल पेपर करेंगे, मुझे दिखाएंगे, तो अपनी इंडिविजुअल काउंट बढ़ाइए। मैं तो 5 पेपर दूंगा, 6 पेपर दूंगा, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता ना, मेरी लिमिट है। मुझे चेक भी करने हैं, डिस्कस भी करने हैं। है ना, यू नो माई पास्ट रिकॉर्ड एज वेल। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको उनको साथ साथ चेक करना है, इंडिविजुअल काउंट। मैं पूछूं कभी भी अभी के कितने पेपर है, तुम बोलोगे मेरे 7 हो गए, अभी के कितने, बोले 8 हो गए। सुखमन से पूछा, बोले 12 हो गए। ऐसे करते करते अपने काउंट को 30 से 40 के बीच में ले आना है। हाँ, आराम से। दैट यू कैन डू विद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सुभाष जी के तो सारे सब्जेक्ट के खरीद लीजिए, क्योंकि इसका मैथ्स का भी आता है, बिजनेस स्टडीज भी आता है, इंग्लिश भी आता है, इको भी आता है, सारे बहुत अच्छे हैं, अकाउंटेंसी भी आता है। वही खरीद लीजिए बाकी सब्जेक्ट में। और देखिए, अ, अगर मैं बोलूँ आपको तो, सपोज मंडे है, ट्यूसडे है,
वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, और फिर संडे भी आता है। ठीक है। यू स्टार्टेड विद अकाउंटेंसी, फिर आपने बिजनेस स्टडीज का कर लिया, फिर आपने इको का कर लिया, फिर आपने मैथ्स कर लिया। ठीक है। फिर मैथ्स कर लिया, फिर आपने बिजनेस स्टडीज कर लिया। ठीक है। एक एक सब्जेक्ट के दो, फिर आपने इंग्लिश कर लिया एक। ठीक है। फिर से अकाउंटेंसी कर लिया। क्या रह गया आपके पास अब? एक, दो, तीन, और कौन सा सब्जेक्ट रह गया बताइए? पांच। पांचों हो गए ना सब्जेक्ट? तो आपको कितने करने हैं? आपको अकाउंटेंसी के दो सैम्पल पेपर करने हैं। मैथ्स के कितने करे हमने अभी? हमने नहीं, मैथ्स के दो करने हैं। बिजनेस, हाँ मैं बताता हूँ आपको, रुक जाइए, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यहाँ अकाउंटेंसी के बाद यहाँ मैथ्स करिए। बता रहे हैं। एक, दो, चार, पाँच, एक अकाउंटेंसी करा, एक बिजनेस करी, एक मैथ्स करा। ठीक है। फिर आपने क्या करा, एक इंग्लिश कर लिया। फिर आपने अकाउंट से रुक जाओ, फिर हाँ, फिर एक नहीं, रुक जाओ, इनफैक्ट हमने क्या कर दिया, इको कर लिया यहाँ पर। फिर हमने फिर से अकाउंटेंसी कर लिया। ठीक है। अब अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी दो हो गया। नहीं, रुक जाओ, मैथ्स नहीं करना अब यहाँ पर। यहाँ पर करना है, इंग्लिश कर लिया एक। नहीं नहीं, अगर मैं वैसे बता रहा हूँ, जरूरत होती है करना चाहिए बेटा, वरना एग्जाम में बहुत लफड़ा पड़ता है। और फिर यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, मैथ्स आ गया। इस तरह से तो मैथ्स के आपको दो सैम्पल पेपर करने हैं। इंग्लिश का एक करिए शुरू शुरू में। और इको का भी कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है। और बीएससी का कितना दिख रहा है, बीएससी का भी एक दिख रहा है। तो दो, दो मैथ्स। ठीक है। और जिनके पास मैथ्स नहीं है, वो अपना इको बिजनेस स्टडीज का एक एक पेपर बढ़ा सकते हैं। अगर आप हफ्ते में एक पेपर भी इंग्लिश करते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। नहीं करते तो दो हफ्ते में एक पेपर करिए। वैसे बचे कितने हफ्ते हैं आपके पास? तो कम से कम पांच पेपर तो इंग्लिश के करके जाइए। पांच पेपर इंग्लिश के स्टैंडर्ड करके जाइए। ऐसे करके करना है। इससे अब आप देखिएगा, तब जाके आपकी काउंट जो है 30 के बराबर बनेगी, वरना नहीं बनेगी। करने हैं, ये करने हैं, घर में करिए, सोल्यूशन के साथ करिए, खुद अपने आंसर चेक करिए ना, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी टीचर। ऐसा करिए, फिर देखिए नंबर कैसे आते हैं। हफ्ते में दो पेपर अकाउंटेंसी होने हैं, दो इकोनॉमिक, दो मैथ्स होने हैं, एक अकाउंटेंसी, एक बिजनेस स्टडीज। और कितने हमने बनाए, दो। दो, दो, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ठीक है, बस इतना ही है। एक एक पेपर आपका बाकी सब्जेक्ट का हो जाता है। फिर जब सब्जेक्ट ही छूटे, और देखिए एक और चीज समझिएगा, जो जहां तक मेरा अनुमान है कि इस अगले साल इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन तक सरकार चाहेगी कि बोर्ड के एग्जाम एग्जाम खत्म हो जाए। तो मार्च अप्रैल की फर्स्ट वीक तक चाहेंगे एग्जाम खत्म हो जाए। तो हो भी सकता है कि आपका गैप थोड़ा कम हो जाए सब्जेक्ट के बीच में। जैसे पहले 6 दिन 7 दिन का गैप होता हुआ 3 3 दिन का गैप मिले आपको। तब, और तब 3 दिन में तो देखो, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, दिमाग में इंग्लिश भरा हुआ है, इंग्लिश हटा, फिर तुम्हारा अगले इको हो गया, इको पढ़ा, दिमाग में इको भरा पड़ा है, फिर वो हटा, फिर आगे मैथ्स, मैथ्स भरा पड़ा है। जब तक अकाउंटेंसी की बारी है, तब तक तो पता नहीं कितने दिमाग दिमाग भर के खाली हो जाता है। तो जो पुराना पढ़ा रहेगा वही काम आएगा, इतना ध्यान रखना। जो पुरानी प्रैक्टिस करी रहेगी वही काम आएगी। उस समय पर हमारे मन में लालच जागता है, यार सिलेबस पूरा करूं, रिवाइज करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो प्लान बना के मैं देता हूँ अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज में कि कैसे कैसे पढ़ना है, कितने दिन क्या पढ़ना है, और रिवाइज करने का टाइम देता हूँ। बट फॉलो दिस शेड्यूल, कल से फॉलो करना शुरू कर लीजिए। पहले पेपर खरीद लिए सारे के सारे, और फिर एक एक करके देना शुरू, आपको पता चलेगा भाई आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और सुनो, 3 घंटे में पेपर चॉइस के साथ करिए। 3 घंटे का टाइम लगाइए, और फिर देखिए कहाँ रुक गए, वहां रुक लीजिए, लिख लीजिए 3 आवर्स ओवर, वहां खत्म, फिर पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो आपको, आप ऐसा करने से क्या होने वाला है, ऐसा करने से आपके पास एक जजमेंट बनेगा, आपका आपका आपके अंदर एक विजुअलाइजेशन बनेगी, एक एबिलिटी बनेगी ये जांचने की कि भाई अगर मैं ये करता तो दोनों में से कौन सा करना चाहिए था। वरना हमें ये नहीं पता चलता ना कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। जब तक आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तब तक पता कैसे चलेगा कौन सा ठीक, पहले कौन सा आसान रहता, कौन सा मुश्किल रहता। लेकिन जब आप हर सैंपल, और सुनो, जब आप 3 घंटे में चॉइस के साथ कर पा रहे हैं, तो बोर्ड का पेपर तो 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। ऐसा करना है। कुछ नेट से डाउनलोड मत करिए, कुछ नहीं करो, नेट से कुछ भी डाउनलोड मत करिए। चाहे वो एक्स्ट्रा मार्क, टॉपर वॉपर, कुछ डाउनलोड मत करिए, वो बिल्कुल बकवास होता है। बकवास इस सेंस में होता है क्योंकि वो रिवाइज सिलेबस, पुराने सिलेबस के हिसाब से होता है। और फिर उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती है जो आउट ऑफ सिलेबस होती है, फिर तुम बोलते हो यार तुमने पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ोगे कैसे जब है नहीं सिलेबस में? और कुछ लोग कहते हैं ना, पिछले 5 साल 10 साल के सैंपल पेपर सर, उठा लेंगे। हाँ जी। सर सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स कर सकते जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है। देखो वो भी सिर्फ पिछले साल का करो। उससे पिछले साल का करोगे तो उस समय सिलेबस में से बहुत सारी चीजें आउट थी, फिर दिक्कत हो जाएगी।
हाँ तो बेटा अरिहंत अकाउंटेंसी के सोल्यूशन में बहुत गलतियां हैं। हाँ, नहीं वापस नहीं कर रखे रख कोई बात नहीं, वो चैप्टर वाइज है। ठीक है, वो चैप्टर वाइज है आपकी। देख आपको दो किताबें मैंने बता दी हैं, इनमें गलतियां कम है थोड़ी सी, इन्हें ले लीजिए, तो दैट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। बाकी जितना एक्स्ट्रा करना चाहो कर लो ना आप लोग। ठीक है जी। अब आ जाइए, जो अच्छा इसको छोड़ते हैं चलिए। अब जरा हम सिलेबस को, ये जो कंटेंट था उसको डिस्कस करते हैं आपके सामने। कुछ चीजें अभी सोल्यूशन के साथ मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। फोटो खींच लेना बेटा इसकी, मैं ग्रुप पे फोटो डाल दूंगा। आइए जरा देखिए। सबसे पहले देखिए, आप आपका सोल्यूशन दिख रहा है ना आपके पास। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिखा है? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करें, सोल्यूशन देखते चलो बेटा साथ साथ, सोल्यूशन देखिए वहां। क्या किया? 1 लाख माइनस माइनस 50, माइनस माइनस 50 का मतलब क्या हुआ भाई? बताओ तो जरा क्या मतलब हुआ इसका? माइनस माइनस 50 का क्या मतलब हुआ? हाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एंड एज ए रिजल्ट आपको प्रॉफिट कितना रिफ्लेक्ट होगा? 1.5 लाख का रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने जब एक्सरसाइज कराई थी तो करे थे ना डिस्कस आप लोगों के साथ? नहीं करे थे क्या? याद ही नहीं किसी को? हाँ ये देखिए जरा, माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका? प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुडविल की वैल्यू अगर कम हो गई है, सेल नहीं बोलते हैं उसको, अमोर्टाइज बोलते हैं, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके जोड़ दीजिए इसको। जुड़ गया। अच्छा, और आगे चलते हैं। कॉपीराइट की वैल्यू बढ़ गई है। कॉपीराइट का बढ़ने का मतलब क्या हो गया? आपने परचेज कर दिया। परचेज का मतलब क्या है? इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। आप देखिए इन्वेस्टिंग में क्या कर दिया? डायरेक्ट परचेज ऑफ पेटेंट कर दिया। अच्छा अच्छा सॉरी, परचेज ऑफ कॉपीराइट। पेटेंट जीरो थे, 40,000 के बढ़ गए ना, तो मतलब 40,000 का इंक्रीज होना चाहिए था। बस यहाँ लफड़ा हो गया। यहाँ एक एडजस्टमेंट दे दी छोटी सी। अब जरा समझिए। देखो बेटा, ये पेटेंट अकाउंट है, क्या अकाउंट बनाया मैंने? पेटेंट्स अकाउंट बनाया। ठीक है। जहां भी आप 2 से 3 हो जाए, वहां आपको अकाउंट बना लेना है। 2 से 3 हो जाए अकाउंट बनाना शुरू कर देना, क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे तुम्हारे। देखिए, बैलेंस बीडी, पेटेंट की ओपनिंग बैलेंस कितनी थी? नील थी। नहीं है ना कोई वैल्यू? कोशिश करो समझने की, हो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। बैलेंस सीडी कितना लिखा है? बैलेंस सीडी 40,000, यही तो लिखा है। तो एक लाइन नीचे दे रखी है क्या? एक लाइन दे रखी है नीचे क्या? क्या लाइन गिवन है? अमोटाइज हो गए। अगर ये बढ़ जाएगा तो इस तरफ, घट जाएगा तो इस तरफ, तो क्या लिखेंगे इस तरफ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अमोटाइज हो गया कितना? कितने का अमोटाइज हो गया? हाँ, 20,000 का। अब जरा टोटल करें, 60,000। कितना कर दिया? 60,000। इस तरफ क्या हो गया? बैंक बोलकर क्या हो गया? परचेज हो गया 60,000 का। अगर आप अपने अकाउंट को देखेंगे तो वो क्या हो रहा है? 40 बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली कितना बढ़ा है आपका? 60 बढ़ा है। एक्चुअली आपका क्या बढ़ा है? ये 60 बढ़ा है। यू गॉट इट? तो वो डिसाइसिव इंफॉर्मेशन थी कि 0 से 40 हो रहा है, क्योंकि एक एडजस्टमेंट है। भाई देखो, 0 से 40, देखो जीरो से आपका क्या जब साल के आखिर में वैल्यू कितनी है? साल के आखिर में वैल्यू कितनी है? 40,000 है। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर डिक्रीज भी तो हुआ है। तो एक्चुअल परचेज कितने का? तो आउटफ्लो कितने का कहलाएगा बताइए? इससे क्या? और ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में कितना जाके प्लस हो जाएगा? 20,000। ये है करेक्ट ट्रीटमेंट इसका। तो जरूरी नहीं कि आपको एडजस्टमेंट मशीनरी की दिख जाए। एडजस्टमेंट्स आपको इन्वेस्टमेंट की भी दिख सकती है, एडजस्टमेंट आपको ये वाली पेटेंट की भी दिख सकती है। अभी दिखाऊंगा ना मैं बहुत सारी एडजस्टमेंट, जो जनरली हिडन फॉर्म में दिखी रहती हैं। एक छोटे छोटे क्वेश्चन में छोटे छोटे तड़के की तरह दिखती हैं। आइए जरा एक और चीज देखते हैं। कोई मुझे बताएगा बोनस शेयर क्या होते हैं? बोनस शेयर डिस्काउंट पे नहीं देते बेटा, समझ। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बजाय डिविडेंड के बराबर वैल्यू का आप क्या कर देते हैं? बोनस शेयर दे देते हैं। ठीक है। ठीक, अच्छा। मान लिया आपके पास 10,000 शेयर्स हैं। कंपनी ने बोला 5 शेयर पे मैं एक बोनस शेयर दूंगा, है ना? कंपनी ने क्या बोला? जैसे आपके पास मान लो 10,000 बोनस शेयर्स थे। कंपनी बोलती है 5 शेयर पर आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। जब आप 5 शेयर, तो मतलब एक शेयर पे कितना बोनस मिलेगा? 1/5। 10 पे कितने बोनस शेयर मिलेंगे आपको? 2,000 बोनस शेयर मिलेंगे। अगर आप 10,000 शेयर एग्जिस्टिंग होल्ड करते हैं तो आपको कितने बोनस शेयर मिलेंगे? 2,000। अब जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है?
31 March 2022, 31 March 2023, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। और लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिखी है 10 लाख, और बढ़कर कितनी हो गई है 15 लाख। ठीक है। और यहाँ लिखा है रिजर्व्स कितना, 8 लाख, और घटकर कितना रह गया 3 लाख। अगर ये रूटीन क्वेश्चन होता, कोई एडजस्टमेंट ना होती, तो मैं क्या करता, इक्विटी शेयर कितना बढ़ गया 5 लाख, फाइनेंसिंग का इनफ्लो 5 लाख से, और ये रिजर्व डिक्रीज हो गए हैं, तो फाइनेंस तो वो तो ट्रांसफर टू रिजर्व, प्लस की जगह वहां क्या कर देते, माइनस कर देते। लेकिन जब भी रिजर्व कम हो, तो पहले आपको ये नहीं देखना कि सीधा माइनस रख लेना। जब रिजर्व कभी कम होता है, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना आपने कि कहीं देखना रिजर्व यूटिलाइज तो नहीं हो रहे हैं कहीं। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि रिजर्व, देखिए आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर, इसी क्वेश्चन में, इफ यू सी द क्वेश्चन एंड द प्रॉब्लम, व्हाट इट सेज, ये कहता है आपसे क्या, कि ड्यूरिंग द ईयर 22-23 द एक्स लिमिटेड हैज इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो 2:1। किस रेशियो में बोनस शेयर इशू करें कंपनी ने, 2:1 में। देखो भाई 2:1 की रेशियो में, यानी कि अगर आपके पास 2 शेयर थे तो आपको कितने शेयर दिए, 1 शेयर बोनस दिया है। एक में कितना देगा, 1/2। और आपके पास कितने शेयर हैं, 10 लाख शेयर है ना, तो बताइए कितने बोनस शेयर इशू हुए आपके नाम पे, 5 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के बोनस शेयर हुए। यानी कि दिख रहा है, तो साफ साफ आ रहा है। और बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व, रिजर्व को इस्तेमाल करके आपने बोनस शेयर इशू करे, यानी कि जो 8 लाख से 5 लाख घटा है, ये क्या हुआ, रिजर्व इस्तेमाल हुआ किस काम के लिए, बोनस शेयर के लिए। अब जरा मुझे बताओ, बोनस शेयर इशू हो और पैसा मिले, तो कैश का इनफ्लो कहलाएगा। लेकिन बोनस शेयर इशू और पैसा ना आया, तो कैश फ्लो तो होगा ही नहीं ना। बोलिए अभिषेक, कैश फ्लो तो होगा ही नहीं, नहीं होगा कैश फ्लो, उसे रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे कहीं कैश फ्लो में। ये बढ़ गए, इनफ्लो हुआ, लेकिन कैश तो लगा ही नहीं। ये घट गया, आउटफ्लो हुआ, लेकिन कुछ कोई नहीं इफेक्ट, पैसा तो गया। तो इसको हम कैश फ्लो में रिकॉर्ड ही नहीं करते, ये ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द कैश फ्लो, सॉरी इन द कैश फ्लो, है ना। कैश फ्लो का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नॉन करंट करंट के बीच में होने वाला ट्रांसफर, तो हुआ ही नहीं कहीं पर भी। आप बोलेंगे सर, कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर रूल था कि चेंजिंग इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, तो इक्विटी का साइज तो बढ़ रहा है, मैंने कहा बिल्कुल बढ़ रहा है, तो पैसा तो नहीं आया ना, रिजर्व कम हो गए, है ना। तो लोग इस रिजर्व को क्या करते हैं, वो रिजर्व में माइनस की तरह दिखा देते हैं, है ना, डिक्रीज इन रिजर्व की तरह। हम तो इंक्रीज इन रिजर्व करते थे ना पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, और इसको दिखा देते फाइनेंसिंग का इनफ्लो। आंसर तो मैच कर जाएगा, टेक्निकली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कैश फ्लो हुआ ही नहीं। जैसे आपने मशीनरी खरीद ली, बदले में डिबेंचर इशू कर दिए, कैश फ्लो हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हाँ तो मैं सर दिखा तो रहा हम हूँ ना क्या है। रिजर्व को सर हम रिजर्व को फिर ऐड करेंगे नहीं करेंगे? नहीं नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखो क्या लिखा है हियर, here increase in equity share capital is due to issue of bonus shares and reserves are being used to issue those bonus shares. This transaction will not be recorded while preparing cash flow statement. बिल्कुल क्लियर है, पता चल गया। यस सर। अगला क्वेश्चन, सर अगला ऑल्सो देखो, मुझे एक अगला। डाउट था। हम लोग क्या डाउट है। सर गुडविल में जो भी आपने मेंशन किया था कि जब वैल्यू कम होती है तो फिर वो अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइज हो जाता है, बट देन उसमें इन द फॉर्मेट उसमें लिखा है सेल ऑफ गुडविल का भी एक ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल होता है वो, लेकिन वो लिखा हुआ आएगा, फिर क्वेश्चन में कोई चॉइस ना दे रही तब हम उसे अमोर्टाइज मानेंगे। सेल का ऑप्शन हमेशा लिखा हुआ आएगा कि गुडविल इज सोल्ड, नहीं लिखा हुआ आएगा तो क्या मानेंगे उसे, अमोर्टाइज हुई है। अमोर्टाइज, ओके सर। चलो, अब तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना रौनक, तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे, तुमने ये पूछा, अब जरा बी पार्ट देखो, सीधे बी पार्ट, तुम्हारा क्या डाउट है, वही तो समझा रहा हूँ। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या हुआ, 10 का 18 हो गया। देखो बी पार्ट क्या है, बी पार्ट ये रहा, अब की बार क्या हुआ है, 10 का 18 हो गया, ऐसे बोल दिया। तो भाई 5 लाख तो बढ़े किसकी वजह से, बोनस शेयर की वजह से। बाकी के 3 लाख, उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला, वो कैश से है। तो जो बाकी का, वो तो कैश, वो बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है ना, उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। अच्छा, पता कैसे चला, बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, नीचे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर 22-23 बोनस शेयर इशूड इन द रेशियो 2:1। अब 2:1 के रेशो में इशू हुए, तो कितना हुआ, 2 को 1 मिला, एक को कितना मिला, आधा। 10 लाख को कितना मिला, 5 लाख। तो 10 लाख से 15 लाख बढ़े, तो बोनस शेयर हुआ, लेकिन आपके तो 18 बढ़े ना। हाँ, तो तीन एक्स्ट्रा बढ़े जो, वो तो कैश से बढ़े।
तो वो तो क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर वो बोलता इन द रेशो ऑफ 5:1, इन द रेशो 5:1, तो क्या होता मेरा, 1/5 होता। तो कितने हो जाते, तब तो 2 लाख बढ़ जाते। अब ये 10 से 18 हुए हैं, है ना? लेकिन तब यहाँ पर मेरा 8 से कितना हो जाता, 6 होता, तब ऐसे होता। तब 8 से 6 होता ही, 2 लाख यहाँ घटे, 2 लाख वहां बढ़े। लेकिन आपके पास तो 6 लाख और बढ़े, 6 लाख और बढ़े, वो क्या है, फाइनेंसिंग का इनफ्लो है। ऐसा करके चलना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, ठीक है? तो आप किस फुर्सती फुर्सती मैनिक्योर करवाइएगा आराम से। हाँ, हाँ, फोन को नहीं देखेंगे और शरीर की साज सज्जा पे कम ध्यान देंगे, ठीक है? दिमाग को सजाने में ज्यादा जोर लगाएंगे सब लोग। जब आप कॉलेज जाएंगे ना, आपका रूप सौंदर्य निखर कर आएगा बहुत अच्छा। यू विल ग्लो। सक्सेस जो होगी वो आपके चेहरे से ना कूट कूट कर फूट फूट कर निकलेगी। तब अच्छे लगोगे बहुत। देखा ना कॉलेज जाने वाले लोग कैसे लगते हैं? एक्चुअली दे आर वॉरियर्स, दे आर द विनर्स। 72,000 सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है? 10 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो लाखों में एक हो भाई आप तो, अगर यूनिवर्सिटी चले जाते हो तो। नहीं नहीं, नहीं नहीं, नो, यू हैव टू बेयर दैट प्रेशर। हमारा देश, हमारे बच्चे इसीलिए तो काबिल बनते हैं कि वो उस प्रेशर को झेलने की आदत बचपन से पड़ जाती है। देखो बेटा, मैं एक बहुत सीधी सी बात बता दूं, नहीं मैं रिकॉर्डिंग में ही बोल देता हूँ ऑनलाइन में। देखो, जो व्यक्ति ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट को नहीं संभाल सकता, तो बेहतर है वो चला जाए। आज कल जाने की बजाय आज ही चला जाए। आज चला जाएगा, माँ बाप को कम दुख होगा, बाद में जाएगा तो और ज्यादा दुख होगा। मेरी तो फिलोसफी यही है। हाँ, सीधी सी बात है। इफ यू कांट सर्वाइव इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड, तो आप जितना जल्दी चले उतना अच्छा है। दैट्स सिंपल। ये जो जीवन मिला और ये काया मिली है, ये कुछ बढ़िया करने के लिए मिली है यार, करो इसको, ठीक है? अपनी जिंदगी थोड़ी खत्म करनी है। जो सामने वाला तंग कर रहा है उसको करो ना साफ। ये थोड़ी होता है कि अपना जीवन का नाश कर रहे हैं, क्यों? जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज माई पर्सनल थॉट, डिस्क्लेमर। नहीं करना भाई, लाइफ आपकी इतनी प्रीशियस है। माँ बाप का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है आप लोग को। इतनी सस्ती थोड़ी लाइफ है कि यार एक एग्जाम ना हुआ और हम चल पड़े, ठीक है, चलो साथियों हम चलते हैं, अब सफर पर निकलते हैं, ये थोड़ी ही होता है। बिल्कुल नहीं। अरे यार लोग फेल हो, कितने एग्जाम्पल ऐसे दिखाता हूँ मैं, जो 11th फेल हो गए, 12th फेल हो गए, भाई आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, दुनिया को गाइड कर रहे हैं। एक एग्जाम का फेल होने वाली नौबत तो किसी की भी नहीं है। देयर वॉज अ स्टूडेंट जिसे कैम्ब्रिज स्कूल में टॉपर बनना था, लेकिन क्या हुआ कि, और वो दुबली पतली सी लड़की, मैं हर बार उसको यही बोलता था कि भाई कुछ खाना वाना खा लिया कर। वो मानती नहीं कहना। नहीं नहीं, कभी मम्मी से गुस्सा, कभी पापा से गुस्सा, कभी कहीं गुस्सा, कभी गुस्सा खाने पे निकालती। खाने पे क्या गुस्सा निकालना है, गुस्से में और तो और खाओ यार तुम, ठीक है, और खाइए। हुआ क्या कि गर्मियां होती हैं एग्जामिनेशन में, और डीपीएस में सेंटर पड़ा था। डीपीएस में तुम्हें पता ना, वहाँ पंखा चलता है बस, और वो भी बहुत रो रो के चलता है, गर्मी बहुत होती है। एसी वैसी तो कुछ है ही नहीं। एक एग्जाम के बाद गर्मी आई, दूसरे एग्जाम में, अच्छा इसलिए मैं क्या करता हूँ, डीपीएस के बाद नारियल पानी वाला मिलता है, जो बच्चा मुझे दिखता है मुंह सूखा होगा उसको मैं नारियल पानी जबरदस्ती पिलाता हूँ, ले पी ले, पेपर के पास। तो होता क्या, शी गॉट डिहाइड्रेशन ऑन द पेपर, ऑन ऑन अकाउंटेंसी डे। डिहाइड्रेशन हो गया उस लड़की को, ठीक है जी। और लूज मोशन अलग से लग गए। उसी किस तरह से संभाला उसने पेपर, पता है कितने, 57 नंबर आए उसके। अंकिता जैन नाम है उसका, मुझे अभी तक ध्यान है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है आज की डेट में। नहीं बनी टॉपर वो, 57 आए उसके अकाउंटेंसी में। ऐसा नहीं है भाई, कोई एग्जाम आपके जीवन से बढ़कर नहीं है। कितने एग्जाम पार कर लोगे यार, क्या ये तो छोटी सी चीज है, ठीक है? लेकिन मैं उसे लूजर बोलता हूँ जो अपना 100% नहीं देता। कुछ लोगों की एस्पिरेशन होती है क्या, 40 आगे बहुत तो है, 50 आगे बहुत तो है। बैठे हैं इस क्लास में ऐसे लोग, जो जो अपने आप को ये बोल रहे होते हैं, आ तो गए इतने बहुत तो हैं। ऐसे भी लोग बैठे हैं हमारी क्लास में। मतलब सर अब इसी एस्पिरेशन के लिए, मतलब आपने अपना बेस्ट तो दिया ही नहीं ना अभी तक। अरे जितना जल्दी आप रियलाइज कर लें कि ये मेरा बेस्ट हो सकता है, उतना बढ़िया आपके लिए। यू नो योर लिमिट, एंड इफ यू नो योर लिमिट, यू कैन स्ट्रेच इट आउट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की लिमिट जो अनलिमिटेड होती है। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपनी लिमिट पता नहीं कहाँ तक स्ट्रेच कर सकता है। तो भैया ज्ञान की बातें मुझसे ज्यादा ना सुनो, कंसेप्ट की बात, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, दैट विल बी मच बेटर। और आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स वही आपको गाइड करेंगे, बाकी एवरीबडी इज गोइंग टू गिव यू डैम शिट। नोबडी टेक्स केयर ऑफ दैट थिंग। सिर्फ हम दो लोग हैं जो पालो, मतलब पेरेंट्स और हम लोग, जो बेवकूफ की तरह बोलते रहेंगे। तुम्हें जब भी देखोगे तब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। हम ये चाहते हैं कि भाई हमसे बेहतर बने। भाई भी कहता है यार मेरे से आगे कैसे निकल गया,
पड़ोसी के बच्चे, चाचा के बच्चे, ताऊ के बच्चे बोलते हमसे आगे कैसे निकल, हम कहते हैं हमसे आगे निकला, हमारा बच्चा खुश होते हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं हमारा बच्चा हमसे आगे निकला। बाकी कोई दुनिया में खुश नहीं होगा तुमसे कि आगे निकल गया हमसे। चलिए, भूल चूक लेनी देनी, पता चला रिजल्ट के आज के बाद बंदूक लेके खड़े, हम आज से क्या बोल रहा था। चलो एक और देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के आपको इंटरेस्टिंग केस दिखाऊंगा आपको भी, ठीक है। एंड देयर इज अ ग्रेट कंसेप्ट इन दिस कंसेप्ट, मतलब इन दिस कॉन्सेप्ट है अच्छा वाला। आपको 2 लाख आपके जो 10% इन्वेस्टमेंट थे वो 2 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गए। यहाँ दो चीजें छुपी हुई हैं, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट, एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है, और एक एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। कैसे? ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज एट द एंड ऑफ ईयर 22-23। अगर इन्वेस्टमेंट साल के आखिर में खरीदे तो इंटरेस्ट ओपनिंग वैल्यू पे लगेगा ना, और अगर शुरू में खरीदे तो क्लोजिंग वैल्यू पे लगेगा। वो दरवाजा बंद कर दो, पीछे वाले बोल, लकड़ी का। तो सबसे पहले देखिए, आप 2 लाख से 3 लाख हो गया, 2 लाख से 3 लाख हो गया तो क्या हो गया? इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, सीधा सोल्यूशन। इन्वेस्टिंग आउटफ्लो दिख रहा है नहीं दिख रहा, बताइए। कैन यू सी दिस? आंसर में देखिए, पेज नंबर 11 का फर्स्ट, दिस इज इन्वेस्टिंग का क्या? आउटफ्लो। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अब मुझे बताइए, क्योंकि 10% इन्वेस्टमेंट लिखा है, इस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे लगेगा, ओपनिंग या क्लोजिंग पर? एंड में इशू हुआ तो ओपनिंग पे लगेगा, है ना। तो 2 लाख पे कितना लगेगा? 20%, 20,000। 2 लाख का 10%, दो 20,000 रुपया। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ऊपर क्या करा उसको, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दिया ऊपर। भाई, आपके इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख के खरीदे थे ना, इंक्रीज वाला तो खरीदा होगा। हाँ, इंक्रीज वाले पे देंगे ना इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो पूरी 1 लाख बढ़ा हुआ है और 2 लाख पहले से पड़ा हुआ है। तो अब क्योंकि साल के आखिर में खरीदा, तो इंटरेस्ट तो ओपनिंग वैल्यू पे देंगे 2 लाख पर। 2 लाख का 10%, 20,000। तो 20,000 का क्या करेंगे बेटा, बताइए आप। 20,000 ऊपर माइनस कर देंगे और नीचे प्लस कर देंगे, है ना। नीचे फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या प्लस, और जो परचेज थी वो क्या हो जाएगी, माइनस। चलो ये भी बात ठीक है। आइए एक और मजेदार ट्रीटमेंट ऑर्डर देखिए दोबारा से। अब लिखा है इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। भाई इन्वेस्टमेंट 2 लाख से घटकर 180 हो गए, तो मतलब फिर इंटरेस्ट किस पे जाएगा, ओपनिंग वैल्यू पे जाएगा, यानी 20,000 पे जाएगा। तो ये दो ट्रीटमेंट है, एक तो इन्वेस्टमेंट के बिकने का और एक इंटरेस्ट का। तो जब इन्वेस्टमेंट बिका तो देख रहे हैं फाइनेंसिंग का इन्वेस्टिंग का इनफ्लो दिख रहा है आपको, सोल्यूशन दिख रहा है, कैन यू सी दिस? आने दिख रहा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का, 20,000 रुपए का बढ़ गया। अच्छा, और आपके पास ना करंट एसेट्स के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता था, आउट ऑफ 20 आपको 14,000 तो मिल गया, 6,000 नहीं मिला। 6,000 नहीं मिला तो ये तो करंट एसेट्स हो गई आपकी। लोग पता क्या करते हैं इसको, इसको इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैसे सही ट्रीटमेंट होगा वो देखिए आप। पहले एक बात समझिए, अक्रूवल प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे, रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। तो जैसे ही इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा 20,000 का, हमने उसे इनकम मान लिया। हमने उसे इनकम माना तो हमने क्या किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में उसे डाल दिया होगा। यानी हमारे प्रॉफिट में कितना जुड़ा होगा, 20 जुड़ा होगा ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जुड़ा होगा प्रॉफिट में, हमारा 20 जुड़ा होगा। और जो 20 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। तो हमारे प्रॉफिट को कितने से पोल्यूट किया इसने, 20 से। तो जब हम प्रॉफिट को ठीक करेंगे तो कितना माइनस करेंगे, 20 माइनस करेंगे। एवरीबडी इज ओके। और इनफ्लो कितने का हुआ, इनफ्लो तो सिर्फ कितने का हुआ, 14,000 का हुआ, है ना। अगर कुछ ना बोलते तो ऊपर वाले केस में देखा, ऊपर 20 प्लस, ऊपर 20 माइनस, नीचे 20 प्लस किया, काम कर लिया बराबर। मान के चले कि मिल ही गया होगा। ऊपर 20 क्या करा आपने, माइनस करा, नीचे 20 प्लस कर दिया था। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है कि 6,000 तो मिले ही नहीं, ऊपर प्लस कर दिया, ऊपर माइनस कर दिया 20,000, क्योंकि वो प्रॉफिट में जुड़ गया था। अब ठीक कर दिया। लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर कैश फ्लो कितने का हो, सिर्फ 14,000 का। कैसे निकाला, 20,000 माइनस एक्रूड। देखो जरा सोल्यूशन में क्या लिखा है, 20%, सॉरी, ये 20% ऑफ 2 लाख लिखा हुआ है ना, इसको ठीक कर दीजिए। दिस इज 10% ऑफ 2 लाख है, दिस इज 10% ऑफ 2 लाख, और माइनस 6,000, तो कितना आ गया, 14,000। तो फाइनेंस इन्वेस्टिंग का इनफ्लो कितने का हो जाएगा, 14,000 का हो जाएगा। ऐसे करके किया, क्लियर है। तो कभी
और इसको वहां, इसको करंट एसेट्स की इंक्रीज डिक्रीज से ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि बैलेंस शीट का आइटम एक ही जगह जाएगा और आगे उस जगह पे आप इसे करंट एसेट्स के अंदर ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है जी। आइए एक मजेदार चीज और देखिए, केसी, आपके पास लिखा हुआ 90,000 था ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितने का था, 80,000 का, और लिखा इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 40,000 वाज सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। इन्वेस्टमेंट कब बेचे आपने, साल के आखिर में बेचे, बेचे ना। अगर इन्वेस्टमेंट साल के आखिर में बेचे तो बताइए जरा मुझे, इंटरेस्ट कितना लगेगा, 9,000 पे लगे, इंटरेस्ट कितना लगेगा, 9,000 पे। और इसे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, बताइए क्या करेंगे इसे। 90,000, सॉरी 90 नहीं, 90,000 का 10%, 9,000 ही तो बनेगा भाई। नहीं नहीं, 90,000 पर इंटरेस्ट लगेगा। इसको ठीक कर दीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने डाला नहीं ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए उसको। कितना बनेगा ये, 10% ऑफ 90,000, 10% ऑफ 90,000, कितनी वैल्यू बन जाएगी 10% ऑफ 90,000, हाँ 9,000, 9,000 बन जाएगा, ऐसे बनेगा ये, बन गया। अच्छा, ये जो 10% ऑफ 9,000 बना, इसका दूसरी जगह भी तो ट्रीटमेंट होना है, बताइए कहाँ होना चाहिए इसका दूसरा ट्रीटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी तो होना चाहिए। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी तो जाना चाहिए ना। तो चलिए वहां पर भी भेज देते हैं उसको, अपने वाले में नोट, अपने नोट्स में डाल दीजिएगा आप। वो जगह बना के थोड़ा सा कर दीजिएगा, वो छूट गया उसमें से। इज दैट ओके, बोलिए। हाँ, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट बोल के बेटा, पेमेंट में नहीं, रिसिप्ट बोल कर। हाँ, माइनस नहीं, प्लस होगा ऊपर। हाँ, ऊपर 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 माइनस होगा, डिडक्ट करेंगे, हाँ। ये बात तो समझ में आ गई सबको। चलो एक और छोटी सी चीज समझते हैं। अच्छा, आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि 40,000 रुपए कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट बेचे आपने, कितने के इन्वेस्टमेंट बेचे, 40,000 के। जरा यहाँ देखिए, इसका बैलेंस भी बताइए कितना है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस, ये मैंने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बैलेंस भी कितने का बोला बताइए, 90,000 का। बैलेंस शीट कितने का है, 80,000 रुपीज का। ठीक है। और यहाँ बैंक बोलकर सेल कितने की हुई है बताइए, 40,000 ये, और आपने देखा नोट्स में 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी बोला हुआ है उस पर, बोला हुआ है। नोट्स से क्वेश्चन देखिए, नोट्स पे लिखा हुआ है, प्रॉफिट पे लिखा हुआ है, देखिए, कैन यू सी दैट, लिखा है ना, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का, 10,000। बेटा आपका क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में तो बाद में दिखेगा ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो है ही नहीं ना आपके सामने। नोट्स अकाउंट में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व लिखा हुआ है, 0 से 10,000 बढ़ गई। और कैपिटल रिजर्व कैसे बढ़ी, ये जो 10,000 का प्रॉफिट था इसको सीधा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ये तो कैपिटल गेन है ना। तो आपके पास दो चॉइस होती हैं, या तो आप क्या करो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में डालो, या कैपिटल रिजर्व में डाल दो सीधा सीधा। इसने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, अब इसका इंप्लीकेशन देखिए। तो अब आपका 40 की चीज कितने में चली गई, 50 में चली गई, ठीक है जी। 40 का कितना हो गया, 50 हो गया। और इस तरफ क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में गेन, कितने का गेन हो गया, 10,000 का। नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट, 1 लाख, दिस वैल्यू इज व्हाट, ये वैल्यू 130 है, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, 130 है। तो बताइए, बैंक बोलकर परचेज कितने का हो गया, परचेज कितने का हो गया, 30,000 का हो गया, ये ठीक है। बैंक बोल के परचेज कितना हो गया, 30,000 रुपए का, ठीक है। नोट्स में देख लेना, कहीं शायद 5 या कुछ गलती ना, उसको ठीक कर लेना, अगर इस तरह से करना पहले, ठीक उसको देखना, अकाउंट ठीक बना हुआ है। ओपनिंग 90, क्लोजिंग 80। अच्छा, 40,000 प्लस 10,000, क्लियर है, सब कुछ ठीक है। चलो, अब आप देखें जरा, हाँ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को 50 करिए, ये करेक्शन करनी है। नोट्स में करेक्शन कर लीजिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 का। तुम नोट्स नहीं लेके आए अपने, मिले ही नहीं, कर लिया करेक्शन।
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को कितना कर दीजिए, 50,000 कर दीजिए, चलो हो गया। अगर ये ट्रीटमेंट होता मेरा, अगर मेरा ये ट्रीटमेंट होता, अगर सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट होता, देखिए तो क्या होता समझिए। इस ट्रीटमेंट में हम क्या करते देखिए, ये सेल कहाँ चली जाती, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो, एवरीबडी इज ओके। परचेज कहाँ चली जाती, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो। और ये 10,000 कहाँ जाता, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट में माइनस हो जाता माइनस। लेकिन कब होता, जब यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहता। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस प्रॉफिट को आपने कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। ठीक है, तरीका समझिए। प्रॉफिट होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में जाता है, फिर वहां से रिजर्व बनता है ना। सुनो, यानी प्रॉफिट कम हुआ, उसको एड बैक करके आप ठीक करते थे। अब ये वाला जो पर गेन है, ये तो प्रॉफिट लॉस में गया ही नहीं, प्रॉफिट लॉस में ऐड ही नहीं हुआ। ऐड ही नहीं हुआ तो माइनस क्यों करूंगा इसको, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट की तरह इसको माइनस करना ही नहीं है। ये तो क्या है, सीधा रिजर्व बढ़ गया। और ये रिजर्व जो बढ़ा है, प्रॉफिट लॉस से निकाल कर थोड़ी बढ़ा है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को तो टच ही नहीं करा, ना रिजर्व ने टच करा, ना गेन ने टच करा। इस ट्रीटमेंट को हम टच ही नहीं करते, कहीं पर डालेंगे नहीं इसको। तो आपको क्या दिखाना है, सिर्फ आपको सिर्फ ये दिखाना है, और आपको सिर्फ ये दिखाना है, इसका ट्रीटमेंट होना ही नहीं। नहीं, वर्किंग नोट में कुछ नहीं करना, कहीं कुछ नहीं होना, ये सिर्फ अकाउंट बना के दिखा देंगे और दिख जाएगा क्लियरली। सी व्हाट सॉल्यूशन वी हैव गिवन इन द नोट्स। ये एक अच्छी एडजस्टमेंट थी, जो किताब में शायद है या नहीं है मुझे नहीं पता। तो सी द सॉल्यूशन। आपने इंटरेस्ट तो 9,000 का दिखाई दिया, इंटरेस्ट में तो कोई परेशानी है ही नहीं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 का दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर दिया, ऊपर माइनस कर दिया था। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 का दिखा दिया। और नीचे क्या लिखा हुआ है, हियर कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हेंस इट विल नॉट बी एडजस्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। जबकि रूटीन क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ आ गया, आप क्या करते हैं, ऑपरेटिंग में जाके उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ माइनस नहीं करेंगे, क्यों नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट से क्रिएट ही नहीं हुआ, वो तो सीधा रिजर्व बन गया। अच्छा, रिजर्व की इंक्रीज को कैसे ट्रीट करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्रिएशन ऑफ रिजर्व। लेकिन वो तभी तो करते हैं रिजर्व को ऐड, जब वो प्रॉफिट से निकल कर बनती है। तो ये जो रिजर्व तो प्रॉफिट से निकल कर थोड़ी बना था, ये तो सीधा मतलब प्रॉफिट लॉस से थोड़ी बना था, ये तो सीधा गेन उठाया, चलो क्या प्रॉफिट लॉस को टच करना, भाई रिजर्व बना दो इसका, ऐसे हुआ। तो ये ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट लगाना, अच्छी एडजस्टमेंट थी। अगर कभी आ जाएगी तो लोगों को बहुत बहुत तंग करती है। इज इट फाइन विद एवरीबॉडी नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आ जाइए एक और आइटम पर, ट्रीटमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन, इसका ट्रीटमेंट करना है। आप जानते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस अंडरराइटिंग कमीशन जो होते हैं उनको कैसे, शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन आर शोन एज एन आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज बीइंग एन एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। इस साल आपने शेयर इशू किए और उस पर 10,000 20,000 50,000 का अंडरराइटिंग कमीशन दे दिया, शेयर इशू एक्सपेंस दे दिया, कहाँ दिखाएंगे, फाइनेंसिंग आउटफ्लो दिखाएंगे, खत्म कर दिया जी, ठीक है, कैश का आउटफ्लो हुआ ना, दिखा दिया। और सुनो, अगर इसी साल हुआ, और तो इसी साल, और क्योंकि आपको कुछ बताया नहीं जाता तो, और मतलब जब जिस साल ये होता है उस साल के प्रॉफिट में से भी माइनस होता है। याद करो जब हम डिवेंचर पढ़ रहे थे, याद करो शेयर पढ़ रहे थे, एंट्री बनती थी क्या, शेयर इशू एक्सपेंसेस की अंडरराइटिंग, अंडर बनती थी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, अंडरराइटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कर देते थे। और फिर अंडरराइटिंग कमीशन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर देते रहे। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से किया तो कोई पंगा ही नहीं है, तब आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम डिक्रीज वैल्यू में दिखेगा, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट से माइनस किया, तो ऑब्वियसली आपको फिर एड बैक करना पड़ेगा प्रॉफिट में, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट की तरह से। तो अगर ये एडजस्टमेंट की फॉर्म में दे रखा है, ऑपरेटिंग में जोड़ देंगे और फाइनेंसिंग से इसे माइनस कर देंगे, खत्म। ठीक है जी। अगर सिर्फ बैलेंस शीट में दे रखा है तो एक ही जगह जाएगा, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, खत्म। आगे बढ़ते हैं। इफ दे आर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द करंट ईयर, अगर ये करंट ईयर राइट ऑफ हुए फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, देन दे विल बी एडेड टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, अगर कंडीशन नंबर वन, अगर ये शेयर इशू एक्सपेंसेस आपको कहाँ दे रखे हैं, बैलेंस शीट में दे रखे हैं, ठीक है, अनरिटर्न ऑफ की फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, फाइनेंसिंग आउटफ्लो दिखा के खत्म कर देंगे। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट की फॉर्म में दे रखी है, तो दो जगह ट्रीटमेंट जाएगा इसका। जो मैंने ट्रीटमेंट बताया था उसको भी इग्नोर करिए, दो जगह ट्रीटमेंट जाएगा। नंबर वन, बिकॉज इट इज टू बी रिटर्न ऑफ आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसने मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस किया होगा, मुझे एड बैक करना है। लेकिन इसे एड बैक क्या करना है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट की तरह नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह।
शेयर रोज रोज इशू नहीं होते ना, ऊपर एडमिट कर दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह। ठीक है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसका है, ऑपरेटिंग का या फाइनेंसिंग का? फाइनेंसिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई। अभी तो बोला शेयर इशू एक्सपेंसेस किससे लेते हैं, फाइनेंसिंग का। ऑपरेटिंग में ऐड करो और कहाँ माइनस करा, फाइनेंसिंग में। बताते ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑपरेटिंग का हो तो ऑपरेटिंग में प्लस माइनस, इन्वेस्टिंग का हो तो ऑपरेटिंग में प्लस माइनस, लेकिन इन्वेस्टिंग में प्लस माइनस दोबारा से। फाइनेंसिंग वाला तो भी ऑपरेटिंग में प्लस माइनस, लेकिन फाइनली फाइनेंसिंग के अंदर प्लस माइनस। ऐसा करके इसको एडजस्ट करना होता है। वही हम करते हैं इसको, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीट करके क्या करेंगे, देखा, ऑपरेटिंग के अंदर जोड़ देंगे और फाइनेंसिंग के अंदर क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। इट इज टू बी नोटेड दैट शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन आर रिटन ऑफ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जनरली किससे राइट ऑफ करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फिर अगर कैपिटल रिजर्व तो उससे कर ले, कुछ ना बचे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से कर ले। आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल के तभी जोड़ेंगे जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जैसे मान लो आपके अंडरराइटिंग कमीशन 10 लाख थे, प्रीमियम से लग गए कितने के, 4 लाख के, उसकी तो कोई एंट्री करनी नहीं है। जो 6 लाख आप प्रॉफिट से माइनस करें ना, उसी को क्या करेंगे आप, एड बैक करेंगे, और उसी को फाइनेंसिंग में दिखाएंगे 6 लाख। 4 लाख नहीं दिखाएंगे क्योंकि तो प्रीमियम वाला पार्ट था, वो तो कैश फ्लो हुआ ही नहीं ना। 10 लाख का अंडरराइटिंग कमीशन, 4 लाख प्रीमियम से राइट ऑफ किया, 6 लाख स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ किया, तो क्या करोगे, 6 लाख ऊपर ऐड, 6 लाख के नीचे माइनस, ऐसा करके दिखाना है। क्योंकि 4 लाख का तो कैश फ्लो हुआ ही नहीं ना, है ना, ऊपर से निकल रही है, चेहरा बता रहा है, पढ़ा ही नहीं चैप्टर। यू आर ट्राइंग टू प्रोसेस इट बट योर प्रोसेसर इज फेल्ड। सही बात है, हकीकत यही है। चलो आगे आ जाओ, अगला केस। अगर आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ जाए तो क्या करेंगे, इसका बताइए। कुछ नहीं है, फाइनेंसिंग इजी, है ना, इन्वेस्टिंग। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या आता है, कोई इंटेंजिबल एसेट्स बन रही थी आपकी, इन्वेस्टमेंट ही तो है आपका, है ना। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट लिखा हुआ आ जाए तो भी क्या मानेंगे उसको, इन्वेस्टिंग ही मानेंगे, है ना, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो मानेंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये बढ़िया केस है, देखिए इससे आपको डिवेंचर की कहानियां क्लियर होंगी। 5 लाख से डिवेंचर बढ़कर, देखिए प्रॉफिट लॉस 50,000 से कितना बढ़ गया, 90,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में 40,000 चला जाएगा। 15% डिवेंचर 5 लाख से 750 हो गया तो क्या होगा, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। और 10% डिवेंचर 3 लाख से घटकर 2 लाख रह गया तो फाइनेंसिंग आउटफ्लो। ये तो क्लियर है सबको। ठीक है, जरा देखिए सोल्यूशन में क्या कर रखा है, बिल्कुल वही कर रखा है। क्या कर रखा है नीचे, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स 1 लाख, प्रोसीड्स फ्रॉम 15% डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर। यहाँ तो चीज क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कहानी अच्छी थी। अब जरा एक चीज देखिए, न्यू शेयर एंड डिवेंचर कब इशू है, 31 मार्च को। तो भाई डिविडेंड डिविडेंड कब दिया जाएगा, ओपनिंग वैल्यू पे। अगर साल के आखिर में इशू होते हैं, रिडीम होते हैं, तो ओपनिंग वैल्यू पे आप क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो भी करना है। 15% डिवेंचर का 5% कितना होता है बताइए। 15% डिवेंचर का 5 मतलब 5 लाख का 15% कितना होता है, 75,000। अपने नोट देख लेना, उसमें कोई चीज गलत कर रखी है शायद। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ओपनिंग नहीं नहीं, उसको ठीक कर दीजिए, 23 कर दीजिए उसको। मैं जब मॉडिफिकेशन का सोल्यूशन तो क्लोजिंग के हिसाब से है, वो जो 2022 दिख रहा है उसे 23 कर दीजिए। ये जो वैल्यू है ना, आने ये वाली वैल्यू मेक इट 2023। हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ओके ये सर। करेक्ट कर लीजिए। क्लोजिंग में है तो 5 लाख ओपनिंग पे लगेगा। तो चलो सबसे पहले 15% डिवेंचर का हिसाब निपटाते हैं। 15% डिवेंचर का आउटफ्लो कितना होना चाहिए, 75,000। जरा देखिए सोल्यूशन में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना जोड़ा आपने, 75,000। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। बेटा पन्ने मत पलटो, तुम नए वाले नोट्स को ठीक करो ना, पुराने वाले फेंक। अच्छा, 75। हाँ, 5 लाख का 15%, ठीक है, कितना हो गया भाई, 75,000। क्लियर है जी यहाँ तक कहानी। अच्छा, लेकिन एक करंट लायबिलिटी में लिखा है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5,000 का बचा हुआ है, जैसे इन्वेस्टमेंट में किया था। 75,000 प्रॉफिट में तो जोड़ दिया, लेकिन आउटफ्लो कितने का हुआ, 70 - 5 कितने का, 70,000 का। सीधे आउटफ्लो कितने का दिख रहा है, देखिए कितने का दिख रहा है, इंटरेस्ट ड्यू माइनस अनपेड कितना। देखिए इंटरेस्ट ड्यू माइनस अनपेड कितना दिख रहा है आपको, अनपेड बताइए, 5,000। आउटफ्लो कितने का हुआ, 70 का। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज व्हाट, माय लायबिलिटी। और हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, भूल जाते हो तुम। जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तब तो आउटस्टैंडिंग जोड़ते हैं। यहाँ तो आउटफ्लो दिखा रहा हूँ ना, 75 ड्यू था, समझ, 75 ड्यू था, कितना नहीं पे किया, तो कितना पे हुआ,
बता भाई। आउट आउटफ्लो कितने? हाँ वही तो दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग दिख रहा है ना बैलेंस शीट में। आउट ऑफ 75 5,000 नहीं पे किया तो पे कितने? हाँ, आउटफ्लो के। ऐसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में करते थे ना। इंटरेस्ट कितने का मिल रहा था? 20 का। लेकिन इनफ्लो में कितना दिखा? 15 का दिखा, क्योंकि 5,000 तो मिला ही नहीं। इसलिए तो आप देख रहे हैं 70,000 माइनस करा गया है। और इसे करंट असेस करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करना है। लोग उसे इंक्रीज डिक्रीज करंट असेस करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। और आगे चलिए। अब 10% डिवेंचर है, 30,000 बनता है उसका। भाई 10% डिवेंचर घंटे 30,000 बनेगा, ऊपर 30,000 ऐड हुआ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में, और नीचे 30,000 माइनस हुआ। खत्म हो गया ट्रीटमेंट। क्लियर है? चलो जरा इसको यहाँ देखते हैं। अब अपनी बुक खोलिए आप फटाफट से। इलस्ट्रेशन 45 निकालिए। इलस्ट्रेशन 48 निकालिए जल्दी से। इलस्ट्रेशन 48। शीट के शीट का एक छोटा सा पार्ट रह गया डिस्कस करने के लिए, उसको मैं एक इलस्ट्रेशन की बात करूंगा अभी डिस्कस। इलस्ट्रेशन 48 एक एक करके देखते हैं, देखिए। अरे सुनो तुम यार, अब सुन लो, सुन लो। देखिए, इलस्ट्रेशन 48, पेज नंबर 4.59। ऐसे सबसे पहले एक एक आइटम उठाइए। अपने पास अपना जो तरीका होता है करने का वो यही है बिल्कुल। आपको बोला सिर्फ सिर्फ निकालने के लिए बोला क्या? यू हैव टू पुट इट हियर रुपीज पर्टिकुलर्स। इक्विटी शेयर 15 लाख से 20 लाख बन गए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? इक्विटी शेयर्स कितने के बढ़ गए? 5 लाख के बढ़ गए। अच्छा, एडजस्टमेंट भी देखते चलेंगे। इक्विटी शेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% है ना भाई? इक्विटी शेयर क्या हो गया? 20% प्रीमियम है। तो 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख ना। तो या तो मैं 5 का 6 लाख कर दूं, या क्या लिख दूं? सिक्योरिटीज प्रीमियम कर दूं। कितने का? 1 लाख का। ये भी ठीक है जी, ये भी ठीक हो गया। फिर बढ़ते हैं जरा नीचे, और कोई प्रीमियम तो नहीं लिख रखा? नहीं लिख रखा। और बेटा रुक जा रुक जा। और दूसरा, इक्विटी शेयर पर अंडरराइटिंग कमीशन कितना पे हुआ था? 20,000 का। और रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम है। रिटर्न ऑफ किससे करा है? अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करा है उसको। तो चलिए, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन कितने का दिखेंगे? अंडरराइटिंग कमीशन बताइए। 20,000 का। फाइनेंसिंग आउटफ्लो में लिखेंगे, आउटफ्लो बोलेंगे इसको, लेकिन 20,000 ब्रैकेट में डालेंगे। इसके दो ट्रीटमेंट होने चाहिए। अगर ये करंट ईयर से, अगर ये नहीं बोलता ना कि राइट ऑफ फ्रॉम प्रीमियम, तो मैं ऑपरेटिंग में जाके क्या करता है? फिर इसे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में जाके प्लस करता उसको। अंडरराइटिंग कमीशन अगर करंट ईयर के प्रॉफिट से राइट ऑफ होता, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके जुड़ता ना? नहीं, नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह प्लस करता उसको। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह माइनस हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसने सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया उसको, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो मैंने बनाया नहीं यहाँ पर। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं बनाया मैंने यहाँ पर ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है हमारे पास, देखिए। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन से हटकर एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। 31 मार्च 23, 31 मार्च 22 ऐसे दे रखा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास दे रखा है 60,000, और कितने का दे रखा है? 90,000। ऐसे लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में क्या कहता है कि 20,000 का आपने क्या कर दिया? अंडरराइटिंग कमीशन भी राइट ऑफ कर दिया। मैंने बोला जहां 2 से 3 हो जाए अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैं बनाऊंगा। और लिखा है कि एडजस्टमेंट में अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹20,000। ये कहानी है। तो मुझे बनाना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। रुक जा ऐसे बनाना पड़ेगा। इसका बैलेंस बीडी कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 60,000। इसका बैलेंस सीडी कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 90,000। और यहाँ लिखूंगा क्या? अंडर राइटिंग कमीशन कितने का? 20,000 राइट ऑफ कर दिया। अब जरा मुझे बताइए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से कितना आ जाएगा? 50,000। सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से नहीं, बैंक के नाम से पैसा वसूल हुआ। एक और दो इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट दे देता। अगर कुछ ना होता तो 60 से 90 हुआ, 30,000 का प्रीमियम बढ़ा ना। तो इक्विटी शेयर में कितने का, इक्विटी शेयर में कितने का प्रीमियम बढ़ गया? जैसे यहाँ लिखा ना हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख का है। इसमें परसेंटेज ना दे रखा होता, सिर्फ
5 लाख होता और बोलता है कि क्या, फिर आपके पास देता है सिक्योरिटीज प्रीमियम 60 से 90 हो गया, तो फिर 30,000 का प्रीमियम है इसी शेयर पे तो आया, तब हम ऐसा देखते हैं। अब अगर 60-90 है और बोल दिया कि आपने प्रीमियम राइट ऑफ भी किया है, तो भाई प्रीमियम ओरिजिनली कुछ और रहा होगा ना आपका, तब आपको ये इन्फॉर्मेशन लेके चलते हैं। लेकिन ऐसे इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए मैं इसमें लेके नहीं चल रहा। इसमें बोल रहा है कि प्रीमियम जो है अंडरराइटिंग कमीशन आपने प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया होगा पुराने प्रीमियम से। हमारे पास तो करंट ईयर का प्रीमियम कितना है, 1 लाख है बस, ऐसे करते हैं हमने। तो करंट ईयर का प्रीमियम कितने का दिख रहा है आपको, 1 लाख का ही दिख रहा है। इक्विटी शेयर हो चुका है, एडजस्टमेंट नंबर 1 हो चुकी है, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो चुकी है, एडजस्टमेंट नंबर 1-2 दोनों कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, प्रीफरेंस शेयर्स, एडजस्टमेंट नंबर 1 है इक्विटी शेयर प्रीमियम वाली, और अंडरराइटिंग कमीशन हमने कर दी है। अब दूसरे नंबर की एडजस्टमेंट क्या कहती है, 12% प्रेफरेंस शेयर है, तो पहले ऊपर चले जाइए। प्रेफरेंस शेयर 5 लाख के थे, कितने बन गए अंडा, क्या लिखेंगे, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, कितना बढ़ गए, 5 लाख बढ़ गए, ब्रैकेट में माइनस हो गया, खत्म हो गया, आउटफ्लो हो गया। लेकिन इसमें दो एडजस्टमेंट भी हैं। एक कहता है क्या, कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया एट पार पे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे क्या बोलता है कि आ, आपको बोला गया क्या, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 1,50,000 है, तो अगर इंटरिम डिविडेंड इक्विटी पे है तो प्रेफरेंस पे भी देना पड़ेगा आपको। बोलिए हाँ है ना, ठीक है जी। और अगर हमारे पास, और ये डेट क्या बोली है उन्होंने, प्रेफरेंस के रिडम्पशन की कोई डेट दे रखी है आपके पास, नहीं दे रखी। तो आप मान के चले साल के आखिर में रिडीम हुए, तो 5 लाख पे आपको क्या देना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना पड़ेगा ना। यहाँ लिखेंगे आप माइनस, ये माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना, 5 लाख का कितना परसेंट, 12%, जो कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000, ऐसे करके प्रेफरेंस डिविडेंड भी चला जाएगा आपका। बेटा समझ, प्रेफरेंस डिविडेंड 5 लाख के थे, उसका 12% डिविडेंड देना है, क्यों देना है, क्योंकि इक्विटी में डिविडेंड दिया है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो राइट होता है, इक्विटी से पहले उनको क्या देना चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए। ये वाला, ये 12% प्रेफरेंस शेयर है ना बेटा, 5 लाख से जीरो हो गई ना वैल्यू, तो आउटफ्लो हो गया ना, ये भी चला गया। क्या दे रखा है, अच्छा दे रखा है, तो उतना ही दे रखा है वैल्यू, ना दे रखा हो तो हम ऐसे निकाल लेते। दे रखा तो बहुत बढ़िया ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इक्विटी चला गया, प्रेफरेंस चला गया, 14% डिवेंचर, 0 से 2,50,000 हो गए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 14% डिवेंचर्स, 2,50,000। और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये जो डिवेंचर इशू हुए थे डिस्काउंट में हुए थे, 10% माइनस कर दो, 25,000। एक्चुअल में पैसा कितना आया, एक्चुअल में पैसा कितना, 225 आया, ऐसा करते हैं। और आगे चलते हैं, इक्विटी शेयर इशूड एट प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड एट पार, 14% डिवेंचर इशूड, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स माइनस इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कितने का, 1.5 लाख रुपए का, ये भी माइनस कर दिया। अच्छा जी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर भी लिखा हुआ क्वेश्चन में, माइनस इंटरेस्ट ऑन 14% डिवेंचर्स, वो भी दे रखा आपके पास कितने का, 35,000 का, वैसा कर दिया। अगर ये ना दे रखा होता तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मुझे कैलकुलेट करना पड़ता, नहीं करा, चलो। हाँ लेकिन क्वेश्चन में दे रखा ना, हो गए सारे आइटम, आपका निकल गया क्वेश्चन। कौन सी वाली, ये डिविडेंड, ये वाला, ये वाला, हाँ वही है, मैंने कैलकुलेट कर दी, उन्होंने सीधा दे रखी है। नहीं नहीं, कंफ्यूज करने के लिए नहीं दे रखी, हमें पहले इन्फॉर्मेशन देखनी है क्या है। अगर नहीं दे रखी तो कैलकुलेट करो, अब दे रखी तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही ना पड़ती। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखिए, छोटा सा कंसेप्ट है एक, देखिए जरा, बड़ा क्रूशियल है। उस कंसेप्ट में टीचर्स के अंदर भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। 48, तो देर का बुक में ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, नोट करो ना करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक बार नोट्स पे दोबारा पहुंचिए, और पेज नंबर 4 पे आ जाइए, सीधा सीधा पेज नंबर 4, जो भी निकलेगा आंसर निकलने देना, वो तो प्लस माइनस ही होगा। पेज नंबर 4 का लास्ट पेज, और 5 नंबर, पेज नंबर 5 का बिगिनिंग वाला पेज, देखिए जरा, क्या दिख रहा है, प्रीमियम ऑन, ये देखो, ये इधर से और इधर से, प्रीमियम ऑन व्हाट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मेरे से पढ़ने की कोशिश करो कितना समझ में आता है। अगर हम ऐसा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जिप जैप जू और उड़न छू, खत्म, नहीं समझ में आता, पढ़ के देखते हैं।
Premium on redemption of preference shares and debentures, if decided at the time of issue of preference shares and debentures, will be appearing in the balance sheet, so it would be already accounted. Hence, at the year of redemption, only outflow in financing activity, blah 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 blah. नींद आ जाएगी, पीछे वाले को तो नींद आ भी गई, नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, रीजन बताता हूँ, समझना। मेरे पास 100 रुपीज के डिबेंचर्स थे जो मैंने 110 रुपए में इशू किए थे, और जिनका रिडम्शन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पार पे इशू किए थे, पार पे, जिनका रिडम्शन मैं 120 में कर रहा हूँ। ये मेरे पास है। और कितने डिबेंचर्स थे मेरे पास? 10,000, 10% डिबेंचर्स। ये है मेरी कहानी, जरा समझना। मैंने April 1 2020 को ये डिबेंचर इशू करे, तो मेरी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट 10,000 इंटू इशू प्राइस 100, 10 लाख, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10 लाख, ऐसे करके 6 दिन में बनेगी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 10 लाख, थोड़ा स्पेस देके 10% डिबेंचर 10 लाख, 10,000 इंटू 100, 10 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 10,000 इंटू, नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही नहीं ना इसमें, लेकिन टू प्रीमियम और रिडम्पशन 10,000 इंटू 20 कितना बनेगा? 2 लाख। और क्या बोलेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 2 लाख, ऐसे करके हो गया, हो गया। और इस साल के आखिर में 2021 में March 31 को क्या एंट्री करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, कितने का? 2 लाख, 2 लाख, ये कर दूंगा। इशू की एंट्री थी, इशू डिबेंचर में सिखाई थी। अच्छा, मान लो 2023 March 31 को रिडम्शन होने वाला है। क्या होने वाला है? रिडम्शन। कैसे रिडम्शन होगा? 10% डिबेंचर डेबिट कितना? 10,000 इंटू 100, दैट विल बी ऑफ 10 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्शन डेबिट 10,000 इंटू कितना? 10, 20, 2 लाख, टू डिबेंचर होल्डर 12 लाख, ठीक है। और नंबर नेक्स्ट एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, कितने से बनेगी? 12 लाख, 12 लाख से। क्यों करवाई एंट्री, उसका रीजन समझिए। जिस साल इनका रिडम्शन होना है, हमारे क्वेश्चन में तो रिक्वायरमेंट है ना, प्रीमियम और रिडम्शन ऑफ डिबेंचर, जिस साल इसका रिडम्शन होना है उस साल प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल कर कुछ एक्स्ट्रा दिया? बता भाई रौनक, दिया कुछ एक्स्ट्रा? प्रीमियम नाम का प्रोविजन 3 साल पहले ही बन गया था, आज उसको निपटा के छुट्टी कर दी। आपने ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्रिएट कर दी थी, याद है? चैप्टर 1, प्रीमियम रिडम्पशन। ड्यू रिडम्पशन के लिए तो करंट लायबिलिटी, वरना क्या थी? नॉन करंट लायबिलिटी। रिडम्पशन हो रहा तो क्या थी? ये करंट लायबिलिटी थी, ये परमानेंट लायबिलिटी थी, ये पहले से प्रोविजन बना के रखा हुआ था। डिबेंचर होल्डर टू बैंक। क्या रिडम्पशन के ईयर में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जैसी कोई चीज माइनस हुई है? कोई भी बताइए मुझे, माइनस हुई है? आपके रिडम्पशन वाले ईयर में आउटफ्लो फाइनेंसिंग से कितने का हुआ? सिर्फ 10 लाख का डिबेंचर, 2 लाख का प्रीमियम, 12 लाख का, यही तो हुआ। कंडीशन नंबर 1 वही कहती है। पढ़ी जरा, कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है, जरा देखें। इफ इट इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू कि डिबेंचर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो जो भी लॉस होना था, जो भी प्रॉफिट से माइनस होना था, वो तो उसी साल हो गया होगा ना जिस साल ये डिबेंचर इशू हुए होंगे। बोलो हाँ। क्या करंट ईयर में, जिस साल में इनका रिडम्पशन करने जा रहा हूँ, उस साल प्रॉफिट एंड लॉस से कोई फिगर निकली? नहीं निकली। यानी कि इसका एक ही ट्रीटमेंट होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ फाइनेंसिंग का आउटफ्लो होगा। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है, क्या लिखा है? ओनली एन आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है भाई ये बात सबको? पहली लाइन क्लियर? हाँ फाइन। 10 लाख का डिबेंचर, 2 लाख का प्रीमियम, ट्रीटमेंट तुम्हारा प्रीमियम का है ना, तो प्रीमियम 2 लाख का, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। क्या ये प्रीमियम इस साल के प्रॉफिट से माइनस हुआ?
नहीं हुआ ना, तो कैश फ्लो में एडजस्ट ही नहीं करना। केस नंबर 1 क्लियर। इफ इट इज डिसाइडेड कि प्रीमियम और रिडम्पशन जो होगा, अच्छा, फिर ये प्रीमियम और रिडम्पशन है ना, ये वाली वैल्यू ये बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगी, करंट लायबिलिटी के अंदर दिख रही होगी, कम हो रही है, तो उसका एक ही जगह इफेक्ट है, फाइनेंसिंग आउटफ्लो, बस खत्म। हाँ, ठीक है, उस साल के प्रॉफिट में 3 साल पहले। अगला केस देखना, नहीं बना तो अगला केस है देख। अब जरा देखिए, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब आपने डिसाइड करा, आपने क्या डिसाइड करा, आपने बोला कि ये एंट्री है ही नहीं भाई, ये करी नहीं थी आपने, आपने सीधी सीधी एंट्री करी थी, बैंक डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिवेंचर, खत्म। आपके मन में था ही नहीं। आपने इशू कितने में कर दिया था, 100 पे ही करा था इशू, मतलब आपने डिवेंचर इशू कितने में करे थे, 100 रुपए में करे थे। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, खत्म। ये एंट्री बनी थी। कहीं प्रीमियम शब्द आया नहीं, आया ना इशू में भी। लेकिन आपने रिडम्पशन के टाइम पे क्या डिसाइड कर दिया कि भाई 100 के डिवेंचर को हम 120 में रिडीम करेंगे, करेंगे। तो क्या रिडम्पशन के टाइम पे आपके पास ये प्रीमियम नाम की चीज डेबिट होगी क्या, आप ये एंट्री तो बनेगी आपकी ना। अब देखिए, अब अगर इस साल आपने डिसाइड करा 2023 में कि चलो भाई पैसा वैसा आ गया, डिवेंचर होल्डर को 20 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो आपने एंट्री करी 10% डिवेंचर डेबिट, ठीक है, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट, ये 10 लाख लिख दिया, ये 2 लाख लिख दिया, तू क्या कर दिया, डिवेंचर होल्डर कर दिया 12 लाख का। अगली एंट्री में क्या कर दिया, डिवेंचर होल्डर डेबिट कर दिया 12 लाख से, तू बैंक कर दिया कितने से, 12 लाख से, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम था, ये कहाँ से राइट ऑफ होगा भाई, ये तो इस साल के प्रॉफिट से जाना चाहिए, या इस साल के सिक्योरिटीज प्रीमियम से जाना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, अगर हमने एंट्री ये करी, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने का, 2 लाख का और 2 लाख का। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कहता है ना कि प्रीमियम और रिडम्पशन पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कर दिया। इस कंडीशन में मुझे बताइए, क्या मेरा जो कैश का आउटफ्लो है वो कितने का बनेगा, 10 लाख का डिवेंचर का, 2 लाख का प्रीमियम का। फाइनेंसिंग आउटफ्लो कितने से होगा, 10 लाख का डिवेंचर, 2 लाख का प्रीमियम। पर क्या इस साल मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से कुछ एडजस्ट हुआ, नहीं हुआ, एक ही जगह इफेक्ट जाएगा, ओनली फाइनेंसिंग आउटफ्लो। क्लियर, तुमने ये पूछा ना। अब दूसरी कंडीशन, कि हमने क्या कर दिया, दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन में हमने क्या कर दिया कि ये जो था ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, कंडीशन नंबर ए, कंडीशन नंबर बी, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम को ना डेबिट करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट कर दिया, नहीं था प्रीमियम, इससे कर दिया, प्रॉफिट से निकाल दिया, तो एंट्री क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने का, 2 लाख का, 2 लाख का। अब क्या हुआ देखिए इफेक्ट। अब करंट ईयर के प्रॉफिट से कितना माइनस हुआ, 2 लाख। क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, नहीं। कैसे एडजस्ट करूंगा, एड बैक करके, और 2 लाख फाइनेंसिंग आउटफ्लो तो हुआ ही हुआ, तब दो जगह इफेक्ट जाएगा, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर एड बैक होगा, और एक दूसरा क्या होगा, फाइनेंसिंग आउटफ्लो होगा। अब जरा नोट्स पढ़िए क्या लिखा है, सीधा नोट्स। इफ प्रोवाइडेड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, then no treatment as securities premium will be decreasing, and it will not be an it will हाँ, securities premium will be decreasing, and it will be an हाँ and it will be an outflow in financing only, सिर्फ फाइनेंसिंग होगा, ठीक है। बट इफ प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट, इफ प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट, तो क्या होगा, इट विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड इट विल बी एन आउटफ्लो टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ, दिया नहीं होगा क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, प्रीमियम रिडम्पशन शब्द देखा होगा, देखो। अब दिखेगा कैसे, एग्जाम में दिखे, मतलब अगर आपके क्वेश्चन में आए तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, देखो, ऐसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, देखो यहाँ पर ऐसे। ये बैलेंस शीट बनी हुई है 31 मार्च 23, 31 मार्च 22, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 लाख और 4 लाख, ऐसे दिख रहा होगा। अगर ये बैलेंस शीट के अंदर है, सिर्फ फाइनेंसिंग आउट तो कुछ करना ही नहीं है, है ना, क्योंकि ये वो कंडीशन है
जब 3 साल पहले डिसाइड हो गया था इसका फ्यूचर, और उसका लॉस तो उसी साल राइट ऑफ हो गया होगा। दूसरी कंडीशन, बैलेंस शीट बनी हुई है, 10% डिबेंचर दिख रहा है, 5 लाख, और कितने का, 10 लाख, ऐसे। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्या, रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर एट 10% प्रीमियम, ऐसे दिख रहा होगा। कुछ नहीं बोला गया। तो क्या करेंगे, 5 लाख का आउटफ्लो, और 5 लाख का 10%, 50,000 प्रीमियम रिडम्पशन। अब आउटफ्लो तो कितने का दिखेगा, 5 लाख का आउटफ्लो दिखेगा डिबेंचर का, 50,000 का दिखेगा प्रीमियम रिडम्पशन, 550 का आउटफ्लो हो गया। लेकिन ये जो प्रीमियम रिडम्पशन है, इसके बारे में कुछ ना बोला जाए, ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे, ये प्रॉफिट से माइनस हुआ होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको एड बैक प्रॉफिट भी करूंगा, तब मेरा ट्रीटमेंट ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ ये भी लिखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 3.5 लाख, और कितना, 4 लाख। अब बताइए क्या मतलब है इसका। प्रीमियम रिडम्पशन 50,000 था, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से कम हो रहा है, 50,000। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो प्रीमियम आपने करा वो तो प्रीमियम से लग गया, तो सिर्फ फाइनेंसिंग आउटफ्लो बनेगा कितने से, फाइनेंसिंग आउटफ्लो कितने का, 5 लाख ये, 50 से। हाँ, नहीं नहीं बेटा, इसके वो जो प्रॉफिट लॉस में एडजस्टमेंट करते थे वो नहीं करनी, फाइनेंसिंग आउटफ्लो तो दिखाएंगे ना। फाइनेंसिंग आउटफ्लो कितना दिखाएंगे आप, 5 लाख का दिखाएंगे वो, 50,000 का प्रीमियम का, 5.5 लाख का दिखाएंगे। कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीमियम कम हो रहा है, ऐसे दिखता है। कौन सा वाला, प्रीमियम बढ़ता, क्यों बढ़ेगा, हाँ, इक्वल अमाउंट से दिखता है, उतने अमाउंट से दिखेगा जितने का। या फिर क्या दे रखा होगा, या फिर यहाँ ये दिखने के बाद भी, जैसे मान लो ये 5 लाख है, और ये 3 लाख हो गया, 3.5 लाख, फिर नीचे लिखा होगा कि प्रीमियम इज एडजस्टेड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, बाकी किसी और काम में लगा होगा, बाकी अंडरराइटिंग कमीशन में राइट ऑफ हुआ होगा, बाकी कुछ और हुआ होगा, है ना, तब प्रॉफिट में तब भी नहीं डालना। हाँ, फाइनेंसिंग आउटफ्लो 1 लाख, और बाकी अगर प्रीमियम की, इस वाले में विथ प्रीमियम और रिडम्पशन है, ये तो ये प्रीमियम और रिडम्पशन मान लो कितना करा हमने, 50,000 का ना, हाँ, तो मान लो ये 4.5 लाख ऐसे, और 10% डिवेंचर भी था, मान लो कितने का, 5 लाख और 10 लाख, ऐसे देख। तो ऊपर वाले में क्या करना है, 5 लाख का आउटफ्लो, ये 50,000 का, 5.5 लाख का आउटफ्लो। नीचे वाले में क्या करना है, अगर ये कुछ ना दे रखा होता तो तब क्या करता, 5 लाख का आउटफ्लो, 5.5 लाख का आउटफ्लो यहाँ, और ऑपरेटिंग में जोड़ देता। लेकिन अगर ये दोनों दे रखा है, तो सिर्फ 5.5 लाख आउटफ्लो होगा, ऑपरेटिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी थी। हाँ। तो कैसे दिखेगा आपको, देखिए एडजस्टमेंट, वो उन 3 लाइनों में बताया गया है, ठीक है। अगर डिवेंचर इशू चैप्टर ढंग से पढ़ा था, तो शायद ये चीज समझ में आएगी, वरना तो जिप जैबजू और उड़नछू, ठीक है। तो अब आपका टास्क क्या होगा बच्चे, कि इसके इलस्ट्रेशन रिवर्स ऑर्डर में करो। अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, दो भारी भारी क्वेश्चंस लेके चलूंगा, ताकि ये चैप्टर हर तरह से कंप्लीट, मतलब दुनिया का किसी भी कोने से क्वेश्चन पूछ ले, यू कैन सॉल्व दिस। और फिर समझ लीजिए ऑफिशियली हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। खत्म ही हो गया वैसे तो, मैं तो सिर्फ बोनस दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि, क्योंकि सीयूटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लें तो। लेकिन ये तो आप लोगों को सिखाए गए ना इतना डिटेल में, बाकी जगह तो ईश्वर मालिक है। ओके, होपफुली आने कुछ समझ में आया होगा। हाँ तो बोल देगी वैसे तो, यस, आया समझ। रिविजन करनी है इसकी। चलिए, दैट्स